दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखी है, लेकिन क्लोजिंग ग्रीन में थी, ये बड़ी बात है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक फिलहाल सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और दबाव में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाजार का साथ नहीं मिल पा रहा है। बाजार में आज भी गिरावट हुई है। अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे बजट आने वाला है और बजट में इस बार ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर क्या क्या अपेक्षा है, क्या सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसका क्या फ़ायदा सुजलॉन को हो सकता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सुजलॉन एनर्जी के अंदर म्यूचुअल फंड ने अपना निवेश घटाया है दिसंबर महीने में, क्योंकि आखिर जो बड़े फंड हाउस है उन्हीं को देख के छोटे रिटेल इन्वेस्टर भी अपनी रणनीति तय करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होता है। उनके पास काफ़ी बड़ी एक प्रोफेशनल टीम होती है जो सब कुछ जान के सोच के किसी भी शेयर में निवेश के बारे में सोचते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 57 पर, क्लोजिंग कल 56.87 पर थी। 57.39 का हाई भी बना, लेकिन बिकवाली आ गई क्योंकि बाजार में आज गिरावट थी। इंट्राडे में तो 700 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई। नतीजा ये रहा कि ये भी 55.94 पर आ गया, यानी 56 के स्तर को भी इसने तोड़ा। लेकिन गनीमत ये रही कि क्लोजिंग 56.99 पर रही, यानी 57 के आसपास ही रही, 0.21% की हल्की तेजी के साथ। तो क्लोजिंग ग्रीन है, ये बड़ी बात है। अब आप देख सकते हो इसकी जो परफॉर्मेंस देखे तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो स्टॉक जो है 6 जनवरी को 58 के आसपास आया था। उसके बाद में इसमें कुछ तेज़ी बनी, 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बेहतर किया, 61 तक आया था 8 जनवरी को। उसके बाद जो 4 दिन की भारी भरकम गिरावट हुई, जिसकी वजह से स्टॉक फिर से एक बार 57 के आसपास आ गया 14 जनवरी को। उसके बाद 2 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दिए, 14 और 15 जनवरी को। 16 जनवरी को इसमें फिर से गिरावट हुई। आज हल्की सी पॉजिटिव क्लोजिंग फिर देखने को मिली है, यानी सीमित दायरे में 50 से लेकर 60 के दायरे में स्टॉक ट्रेड करता हुआ इस समय आपको दिखाई देगा। वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही है, स्टेबिलिटी वॉल्यूम में आ चुकी है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और आज भी 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा केंद्रीय बजट आने वाला है 2025 का। 1 फरवरी को बजट हमारी निर्मला सीतारमण, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, बजट को पेश करेगी और सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। उम्मीद है कि इस बजट में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। मेगा बैटरी स्टोरेज प्लान का ऐलान हो सकता है, यानी सरकार बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने के मकसद से कई घोषणाएं कर सकते हैं। तो देख सकते हो ईटी नाउ स्वदेश में देखो कि प्रकाश प्रियदर्शनी ने सरकार के इस फैसले को लेकर विस्तार से चर्चा की है और प्रकाश प्रियदर्शनी ने बताया कि सरकार मेगा बैटरी स्टोरेज प्लान का ऐलान कर सकती है। तो इसमें क्या है आगे की अपडेट, तो देख सकते हो कि बजट के दौरान सरकार बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने के मकसद से कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। सूत्रों में जो खबरें निकल के आ रही सूत्रों से कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने में इससे संबंधित फाइनेंशियल इंसेंटिव की घोषणा करने से संबंधित सिफारिश की गई है। दरअसल प्रस्ताव के हिसाब से सरकार इस बात के ऐलान कर सकती है कि बैटरी स्टोरेज डेवलप करने पर फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, यानी कोई रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी है, चाहे वो विंड एनर्जी हो या फिर सोलर एनर्जी हो, साथ में अगर बैटरी स्टोरेज डेवलप करती है तो उसको इंसेंटिव दिया जा सकता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ये चाहती है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट में कुछ प्रतिशत तक बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी भी डेवलप करें, ये ज़रूरी है। इसकी शुरुआत कुछ प्रतिशत से की जाएगी और फिर धीरे धीरे इसकी बढ़ोतरी की जाएगी, यानी आने वाले समय में जो भी प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, चाहे वो सोलर हो या विंड प्रोजेक्ट हो, उसके पास में ही बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी को भी डेवलप किया जाएगा, ताकि वो जो एनर्जी है उसको स्टोर किया जा सके और जहाँ पे ज़रूरत हो उसको पहुँचाया जा सके। तो इसको पहले कम से शुरुआत की जाएगी, उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। तो इसकी वजह से डेवलपर के ऊपर जो फाइनेंशियल अतिरिक्त बर्डन आ सकता है, इसके लिए सरकार इसको अपनी तरफ से सपोर्ट दे सकती है। सरकार इसमें इंसेंटिव प्रदान कर सकती है, क्योंकि कोई भी जो प्रोजेक्ट डेवलप करेगा उसको अगर एनर्जी स्टोरेज के लिए भी अगर काम करना होगा तो खर्चा बढ़ेगा, तो सरकार इसके लिए कुछ अपनी तरफ से राहत दे सकती है। तो यहाँ पे प्रकाश प्रियदर्शी ने बताया कि अगर इसको अप्रूव किया जाता है तो जाहिर तौर पर आरई डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट में आवश्यक रूप से बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी को भी डेवलप करना ही होगा, यानी हर तरह के प्रोजेक्ट के साथ में
एनर्जी स्टोरेज को भी साथ में शामिल करना होगा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि बजट 2025 में रिन्यूएबल एनर्जी जोन का भी ऐलान किया जा सकता है। इसमें तमाम प्रकार के आरई प्रोजेक्ट शामिल है, जैसे सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया एक ही जोन के अंदर ही डेवलप किए जाएंगे। इससे कई तरह के लॉजिस्टिक कॉस्ट बचाने में मदद मिलेगी और कैपेसिटी एडिशन में भी तेज़ी आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का ये मानना है कि अब वो समय नहीं है कि डेडिकेटेड सोलर प्रोजेक्ट, सोलर पार्क या विंड पार्क डेवलप किए जाए, बल्कि एक कॉम्प्रहेंसिव एनर्जी जोन डेवलप किया जाए, यानी एक ही जोन के अंदर सब कुछ हो, सोलर भी हो, विंड भी हो और ग्रीन हाइड्रोजन भी हो। तो ये समय बचेगा और आप देख सकते हो कि जल्दी से जल्दी सारे के सारे प्रोजेक्ट के माध्यम से कामकाज हो पाएगा, जिससे तरह तरह के प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएंगे। उसमें आधार पर स्टेट गवर्नमेंट जो भी बोली लगाएगी, वो तमाम प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजे जाएंगे और वहाँ से उम्मीद है कि सरकार इस बजट में ऐलान कर सकती है। तो ये काफ़ी बड़ी एक उम्मीद के हिसाब से इस बार जो संभावना बन रही है, सरकार कुछ बड़े फैसले कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो बैटरी स्टोरेज के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो सारा चीन से लाया जाता है, जिसकी वजह से देखें तो कई बार उसको जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ जाती है, समय पे मिल नहीं पाती। इसीलिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी इंडिया में ही डेवलप हो, इसके प्रोडक्ट भी इंडिया में ही बने। तो सरकार इसके लिए पीएलसी स्कीम की मदद कर देगी, यानी पीएलआई स्कीम ला सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी बहुत सारी संभावना इसमें दिखाई दे रही है। ऐसे में सुजलॉन एनर्जी भी आने वाले समय अपने जो विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट होंगे उसके साथ में बैटरी एनर्जी से स्टोरेज की तरफ भी आगे बढ़ने को तैयार हो रही है। तो पीएलआई की सरकार की मदद मिलेगी तो कोई भी कंपनी ये काम करेगी, क्योंकि सरकार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और देख सकते हो कि बैटरी निर्माण के लिए 9,000 करोड़ रुपीज़ की पीएलआई के ऊपर चर्चा की गई है, यानी 9,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम लाई जा सकती है एनर्जी स्टोरेज के लिए। और जो भी विंड या सोलर प्रोजेक्ट करने वाले होंगे उसको ये 9,000 करोड़ रुपीज़ के अंदर से इंसेंटिव दिया जा सकता है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो ईयर 2024 काफ़ी शानदार साबित रहा रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। यहाँ पे करीब 111 गीगावाट के नए टेंडर अनाउंस किए गए हैं 2024 के अंदर। और देख सकते हो कि लगातार आने वाले समय भी और इसी तरह से नए टेंडर का ऐलान होगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि 50 गीगावाट की कैपेसिटी हर साल ऐड करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। अभी उस लक्ष्य से दूर है और सरकार चाहती है कि उस लक्ष्य को कंप्लीट किया जाए। अभी फिलहाल 200 गीगावाट के ऊपर की कैपेसिटी पाली गई है। तो अभी समय 2024 के एंड तक 46 गीगावाट के टेंडर्स अवेलेबल है और आप देख सकते हैं अलग अलग सरकारी कंपनियों के माध्यम से ये टेंडर जारी किए जा रहे हैं। कुछ सरकारी कंपनियां जो ये टेंडर लगातार ला रही है, जिसमें SECI से शामिल है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC लिमिटेड, SJVN और NHPC। ये सारी सरकारी पावर कंपनियां हैं जो अलग अलग तरह से टेंडर जारी कर रही है। तो देख सकते हो कि सुजलॉन को भी इसका बेनिफिट पूरा मिल रहा है। और अब देखिए कि सुजलॉन एनर्जी जो विश्व के 17 देशों में कम से कम काम करती है और इंडिया के अंदर तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, इसमें आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बन रही है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सुजलॉन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये बात अलग है कि बाज़ार में गिरावट का माहौल है और बाज़ार में अगर गिरावट होती है तो भारी से भारी अच्छे से अच्छा शेयर भी धराशायी हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। यहाँ तक कि रिलायंस जैसे शेयर भी इस समय काफ़ी कम प्राइस में है। तो एफआई की बाज़ार को सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, डीआई अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और म्यूचुअल फंड भी बाज़ार में खरीदारी शुरू कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हो कि आने वाले समय फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा तो सुजलॉन भी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। इस समय थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहने की ज़रूरत है। कोई भी क्या है, अब अगर आप रिस्क के साथ अगर बने रहते हैं तो फिर आने वाले समय रिवार्ड भी बड़ा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।